ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM। और दोस्तों, लेकर हाजिर हैं हम आप सभी के लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत में हम आपकी सेहत से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। और इसी कड़ी में आज के हमारे एपिसोड में विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर श्याम कुमार धकेता जी, जो कि आर्डिगार्डी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में। नमस्कार मृता मैडम, धन्यवाद। सर, जैसा कि आप एक सीनियर सर्जन हैं, तो आज हम यही चाहेंगे कि रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं को हम सर्जरी से जुड़ी हुई ही बहुत सारी जानकारियां आज हम दे पाएं। तो इसकी शुरुआत करते हुए, जैसा कि बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, हम चाहेंगे कि उनकी चर्चा आज हम करें। तो सबसे पहले हम हर्निया जो बीमारी होती है इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या है और किस एज ग्रुप में ये हर्निया की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। अमृता जी, ये मान के चलें कि हम लोग अगर दिन भर में 10 ऑपरेशन करते हैं जी, तो 10 में से 6 ऑपरेशन हर्निया के होते हैं। अच्छा, ये इतनी कॉमन है? ये कॉमन समस्या है, ये सभी उम्र में हो सकती है जी। बच्चों में जो हर्निया होता है उसे हम कॉन्जेनाइटल या जन्मजात हर्निया कहते हैं। मिडिल एज में कॉमनली ये अनकॉमन है डिजीज, ओल्ड एज में कंपैरेटिवली कॉमन है। बच्चों में जो हर्निया होता है उसका कारण होता है कि पेट की जो झिल्ली है वो पूरी तरह से क्लोज नहीं हो पाती बर्थ के पहले, उस कारण वो हो जाता है। और उसका प्रेजेंटेशन इस तरह से होता है कि कई बार अंडकोश में पानी भरना या फिर सूजन। पेरेंट्स इस तरह के साथ आते हैं कि बच्चों के अंडकोश में पानी भरा हुआ या सूजन है, तो दोनों स्थितियों में पीडियाट्रिक हाइड्रोसिल भी कहते हैं, पीडियाट्रिक हर्निया भी होता है जी। दोनों ही स्थितियों में हर्नियोटॉमी ऑपरेशन किया जाता है। अच्छा। मिडिल एज ग्रुप में हर्निया थोड़ा सा कंपैरेटिवली अनकॉमन है, पर ऐसे लोग जिनका थोड़ा शारीरिक काम ज़्यादा होता है, जैसे मजदूर हैं, हेवी वेट लिफ्टर्स हैं, या फिर ऐसे लोग जिनका कॉन्स्टेंटली इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा हुआ होता है किन्हीं अन्य बीमारियों से, जैसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या फिर लंबी सांस की बीमारियां COPD, उन स्थितियों में इस एज ग्रुप में भी हर्निया हो सकता है। ओल्ड एज ग्रुप में ये हर्निया कॉमन है क्योंकि उम्र के साथ में मांसपेशियों में थोड़ी शिथिलता आती है जी। तो संभावनाएं होती है कि यह बीमारी उसी एज ग्रुप में ज़्यादा होती है जी। तो सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मिडिल एज में वैसे तो अनकॉमन है, लेकिन जिनका वज़न उठाने का काम है, जैसे हैवी वेट लिफ्टर हुए या मज़दूर, हम्माल, ऐसे जो लोग हुए, तो इनको हर्निया की समस्या की संभावना हो सकती है। तो ये कितनी संभावना है और इसके रोकथाम के लिए ये लोग क्या कर सकते हैं? मैडम, रोकथाम के लिए तो ये है कि इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि कंटिन्यूस लंबे समय तक हैवी वेट ना उठाएं। जैसे जो हैवी वेट लिफ्टर्स होते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं कम से कम 3-3, 4-4 घंटे डेली, सुबह शाम दोनों समय प्रैक्टिस करते हैं, तो बीच में उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। साथ में एब्डोमिनल बाइंडर्स और बेल्ट्स भी आते हैं जिनका वो उपयोग कर सकते हैं जी। इसके अलावा जो लोग हमाली करते हैं उनके लिए भी है कि वो कंटिन्यूस एक के बाद एक उनको कुछ ना कुछ उठाना पड़ता है, तो उन लोगों को भी सलाह है कि वो अगर बाइंडर लगा सकते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ डिले हो सकती है। बाकी अगर मजदूरों को, छोटे मजदूरों को कहें तो इतना संभव उन लोगों के लिए भी नहीं हो पाता है कि वो इस तरह की चीज़ों का उपयोग करें, उतनी जानकारी भी नहीं होती उनको, पर सलाह यही है कि वो बीच बीच में रेस्ट लें और बेल्ट और बाइंडर का इस्तेमाल करें। ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों, अगर आप कोई हैवी वेट लिफ्टर हैं या मजदूर या हम्माली का काम करते हैं या आपके परिचित में कोई इस तरह का काम करते हैं, तो आप लोगों ने डॉक्टर धकेता जी की बात ध्यान से सुनी होगी कि किस प्रकार से आप थोड़ी सी सावधानी रखकर हर्निया की समस्या से बचे रह सकते हैं। तो सर, आगे इसमें हम यही जानना चाहेंगे कि अगर किसी को ये समस्या हो ही गई है तो फिर उन्हें क्या आगे करना चाहिए, इसके इलाज के लिए उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? हर एज ग्रुप में इसका इलाज अलग अलग है। बच्चों में जो हर्निया होता है उसका इलाज होता है हर्नियोटमी, जिसमें जो झिल्ली होती है या हर्निया सैक होता है उसको निकाल दिया जाता है और यही सफिशिएंट इलाज होता है उनके लिए। अच्छा। पर मिडिल एज और ओल्ड एज में इसका इलाज थोड़ा डिफरेंट होता है। इस एज ग्रुप में झिल्ली निकालने के साथ साथ, क्योंकि उनकी
एब्डोमिनल वॉल वीक हो जाती है तो उसको मजबूती देने के लिए मैश लगाई जाती है, जिसे हम मैश प्लास्टी कहते हैं। ये मांसपेशियों के ऊपर एक मैश बिछा दी जाती है, जिससे लेटर ऑन मांसपेशियों को और एब्डोमिनल वॉल को स्ट्रेंथनिंग मिलती, ताकत मिलती है। ये 2 प्रकार के तरह से किया जा सकता है, एक तो लेप्रोस्कोपिकली और ओपन हर्निया। ओपन हर्निया सामान्य तौर पे कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है। लेप्रोस्कोपिक हर्निया, उसमें भी मेश प्लेसमेंट जो है पेट की झिल्ली के बाहर अंदर भी लगाई जा सकती है, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा पड़ता है। दोनों ही ऑपरेशन में मरीज को ज़्यादा समय अस्पताल में नहीं रुकना पड़ता, 1-2 दिन में मरीज की ऑपरेशन के बाद छुट्टी हो जाती है। तो जैसा कि सर्जरी के नाम से कई लोग डर जाते हैं, तो हर्निया की सर्जरी में घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक सरल सर्जरी विधि है, कह सकते हैं कंपैरेटिवली ये सरल विधि है। यानी किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो उन्हें इसका इलाज बिना डरे करा लेना चाहिए। सर आगे ऐसे ही एक सर्जरी और अक्सर जो सुनने में आती है लोगों के कि अपेंडिक्स की उनकी सर्जरी करानी पड़ी, इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप ज़रूर हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं को बताएं कि अपेंडिक्स होना, इसके क्या लक्षण हैं और किस तरह का खतरा इस बीमारी के दौरान रहता है। अपेंडिक्स भी बच्चों में विशेषकर 10 से 20 साल 25 साल तक के लोगों में ज़्यादा कॉमन होती है। और अपेंडिक्स शरीर का एक हिस्सा होता है जो बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में होता है। ये एक रूडिमेंट्री ऑर्गन है शरीर का, क्योंकि ये आंत का हिस्सा है और आंत से जुड़ा हुआ होता है। जब भी इसमें इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, उस समय मरीज को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है दर्द, जिसकी शुरुआत हो सकता है कि पेट के ऊपरी हिस्से बीच में से शुरू हो, जो नाभि के आसपास चला जाए और फिर लेटर ऑन वो पेट के निचले हिस्से में दाहिने तरफ जाकर फिक्स हो जाता है। पर ये दर्द इस दौरान इसको बहुत ज़्यादा तेज होता है और ये कुछ ही घंटों में ऊपर से नीचे दाहिने तरफ चला जाता है। इस दर्द के अलावा इस मरीज को उल्टी होना, पेट फूलना, चलने में तकलीफ होना, लाल पेशाब होना, इस चीज़ें भी साथ में हो सकती है। ऐसी स्थितियों में मेरी सलाह ये है कि सबसे पहले तो देखने में ज़्यादातर ये आता है कि लोग बाग पेट की मालिश करवाते हैं। तो सलाह ये है कि पेट की मालिश ना करवाएं, क्योंकि जो बीमारी एक जगह इकट्ठा हो गई है उसे हम मालिश करके पूरे पेट में फैला देते हैं मालिश करवा के। तो सलाह ये है कि पेट की मालिश ना करवाएं, आप समय पे डॉक्टर के पास जाएं, डायग्नोसिस करें और समय पे आप इलाज लें, उसका ऑपरेशन करवाएं। जी, तो दोस्तों डॉक्टर धकेदा जी ने हमें बहुत ही अच्छे से क्या लक्षण हो सकते हैं अपेंडिक्स के वो बताए हैं। तो अगर इस तरह के लक्षण आपको या आपके परिवार में किसी को या आपके परिचित में नज़र आते हैं तो उसमें लापरवाही ना करें, तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी सेहत के प्रति लापरवाही ना बरतें। सर इसी कड़ी में एक और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आम समस्या के तौर पे अक्सर देखने में आता है कि कई लोगों को पाइल्स, फिशर या फिस्टुला की समस्या भी होती है। तो इसके क्या कारण हैं? क्या खान पान की आदत और पेट की खराबी की वजह से ये होते हैं और कैसे इससे सभी लोग बच के रह सकते हैं? पाइल्स, फिस्टुला और फिशर ये मलद्वार की बीमारियां हैं जी। और ये भी सामान्य और कॉमन बीमारियां हैं जो ज़्यादातर देखने में आती हैं। तीनों अलग अलग बीमारियां हैं। पाइल्स या हेमरॉइड जो बीमारी है उसमें मलद्वार की खून के गुच्छे जो है फूल जाते हैं, जो कि सामान्य तौर पर 3, 7 और 11 पोजीशन पे होते हैं। इन पे रगड़ लगने पर कई बार ये फट जाते हैं या ज़्यादा फूलने पर ये फट जाते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, मरीज को खून की कमी हो जाती है, फिर उसे उसका इलाज लेने के लिए आना पड़ता है। फिशर जो है वो उसके होने का मुख्य कारण है कि कड़क मल का आना, जिसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं जिन्हें कड़क मल होता है, उनमें इस तरह की स्थितियां देखने को मिलती है। इस बीमारी में लैट्रिन के रास्ते में छिलन हो जाती है, जिस कारण से मरीज को अत्यधिक दर्द होता है। कई बार ये दर्द असहनीय भी होता है, उसे उसके लिए भर्ती भी होना पड़ता है। और फिस्टुला जो है इसमें लैट्रिन का जो रास्ता है, मलद्वार जो है उसके अंदर एक ट्रैक्ट बन जाता है, रास्ता बन जाता है जो ऊपर मलद्वार के बाहर चमड़ी पर खुलता है। तो ये तीनों बीमारियां अलग अलग बीमारियां हैं और तीनों का इलाज अलग अलग है। अब अगर आप हेमरॉइड कर लेंगे या पाइल्स कर लेंगे तो उसका 2-3 प्रकार से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। या तो उन्हें बांधा जा सकता है या उन्हें काट के निकाला जा सकता है, या फिर आजकल जो नई पद्धति है उसमें लेजर के द्वारा उसको जलाया जा सकता है। ऐसे ही फिशर के लिए भी जो सर्जरी हम सामान्य तौर पे करते हैं उसे कहते हैं लेटरल स्फिंक्टोटॉमी, जिसमें मलद्वार जो है उसे थोड़ा ढीला हो जाता है और मरीज को दस्त करने में आसानी होती है। और तीसरा होता है फिस्टुला, जिसके बार बार होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये 3-4 वेराइटीज़ का होता है, हाई और लो वेराइटीज़। हाई वेराइटीज़ में संभावना ज़्यादा होती है कि ये वापस लौटेगा। लो वेराइटी में 2-3 प्रकार से सर्जरी की जाती है, जिसमें एक फिस्टुलोटॉमी होती है, ओपन फिस्टुलोटॉमी और मार्सुपिलेशन। दूसरा फिस्टुलेक्टॉमी, जिसमें पूरा की पूरा ट्रैक्ट हम लोग निकाल देते हैं। और अभी जो रिसेंट
ट्रेंड चल रहा है, उसमें लेज़र सर्जरी द्वारा इस पूरे ट्रैक्ट को बर्न कर दिया जाता है, जो कि अल्टीमेटली हील हो जाता है। जी सर, ये तो आपने बहुत ही अच्छे से तीनों बीमारियों को अलग अलग करके बताया। हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को इसके बचाव के भी कुछ उपाय अगर आप बता सकें कि क्या करने से वो इन समस्याओं से बचे रह सकते हैं। ये बीमारियां मेनली लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण होती है, और हम अपने लाइफस्टाइल अगर मॉडिफाई करें थोड़ी सी तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। रेगुलर एक्सरसाइजेस, फूड हैबिट्स जो हमारी आजकल जो हो गई हैं कि उनको चेंज करके हम हाई फाइबर डाइट, प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिलेट्स, इनका उपयोग करें तो निश्चित तौर पे इन बीमारियों से बचा जा सकता है। जी, तो सर जैसा कि आज हम सर्जरी से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जिनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, इसी में आगे बढ़ते हुए अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो पित्त की पथरी होती है या जिसे गॉल स्टोन्स भी कहते हैं, इनका क्या कारण होता है और इसके होने के क्या लक्षण हैं, इस बारे में भी हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं को आप ज़रूर बताएं। गॉल स्टोन 3 प्रकार के होते हैं अमृता जी। एक तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, दूसरे पिगमेंट स्टोन और तीसरे मिक्स स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होने का कारण होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बॉडी में हाई होता है, उस कारण से कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं। पिगमेंट स्टोन्स तब होते हैं जब कुछ बीमारियां जैसे हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, इस तरह की बीमारियां होती हैं जिसमें कि रेड सेल्स ज़्यादा टूटते हैं। उन स्थितियों में पिगमेंट स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कैल्शियम बिलिरुबिनेट नाम का एक केमिकल होता है जो जनरेट होता है, उसके कारण पिगमेंट स्टोन बनते हैं। ज़्यादातर स्टोन्स जो 90% स्टोन्स होते हैं वो मिक्स स्टोन होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है और पिगमेंट भी होते हैं। जहाँ तक इनके लक्षणों का सवाल है, गॉल स्टोन कई बार साइलेंट होते हैं। बहुत से मरीजों में ताउम्र कोई तकलीफ नहीं होती, उन्हें पता भी नहीं होता है कि उन्हें गॉल स्टोन है और वो उसी के साथ पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। बहुत से साइलेंट गॉल स्टोन एक्सीडेंटली आइडेंटिफाई होते हैं। मरीज को कुछ और तकलीफ होती है और वो जांच के लिए जाते हैं, सोनोग्राफी के लिए जाते हैं, तो उसमें वो पता चलता है कि उन्हें पित्त की पथरी भी है। तो ये साइलेंट स्टोन्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम साइलेंट स्टोन्स के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, पर ज़्यादातर स्टोन्स जो होते हैं वो सिम्टोमेटिक होते हैं, जिनसे तकलीफ होती है। ये तकलीफ होती है, सबसे जो मेन सिम्टम इसमें होता है दर्द। पेट के दाहिनी तरफ ऊपरी हिस्से में बहुत सीवियर पेन होता है जो पीछे की तरफ जाता है। दर्द के साथ में उल्टी होना, बुखार आना, पेट का फूलना, ये सामान्य साथ के लक्षण है जो इसके साथ में हो सकते हैं। पर चूंकि दर्द बहुत सीवियर होता है, इसलिए मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचना ही पड़ता है। और जहाँ तक इसके इलाज के लिए आप विचार करें तो इसका इलाज संभव है। अगर मरीज समय पर पहुंच जाते हैं तो तुरंत उनका ऑपरेशन भी संभव होता है। ये लेप्रोस्कोपिकली या फिर ओपन सर्जरी से दोनों तरह से संभव है, और हमारे शहर में दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं। तो यानी किसी को भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें बहुत तेज़ दर्द महसूस हो तो उसको लापरवाही में ना लेते हुए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, अस्पताल में ज़रूर जाएं। सर, इसी कड़ी में एक और आमतौर पर महिलाओं में ज़्यादा देखने में आती है, लेकिन एक और जो समस्या है वो है वेरिकोज वेन की। ये भी काफ़ी सुनने में आती है। तो ये किन्हें होने की संभावना ज़्यादा होती है और इनका इलाज क्या संभव है? वेरिकोज वेन महिलाओं में नहीं, पुरुषों में भी होती है, और पुरुषों में ज़्यादा कॉमन है कंपैरेटिवली। इसका मुख्य कारण होता है कि वॉल्स, जो खून की नसों के जो वॉल्स हैं, उनका इनकॉम्पिटेंट होना या उनका काम नहीं करने पाना। तो जब खून की नसें हैं, उनके जब वॉल्स काम नहीं करते तो ये नसें फूली हुई नजर आती हैं पैर के अंदर, जांघ में भी और पैर के निचले हिस्से में भी। या तो फिर सिफेनोफेमोरल जंक्शन एक होता है, उसमें भी उसका वॉल्व भी, अगर ये सबसे बड़ा वॉल्व होता है, अगर ये इनकॉम्पिटेंट है, ये काम नहीं कर रहा है, तो इस कारण हो सकता है लॉन्ग सिफिनस वेन में पूरी आपको वेरिकोसिटी दिखे या फूलन दिखे। तो इसके होने के कारणों में सबसे पहला कारण ये होता है कि वे सभी लोग जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क जिनका होता है या हैवी वर्क होता है, जैसे मजदूर हैं, हैवी वेट लिफ्टर्स हैं, इन लोगों को संभावना ज़्यादा होती है। या ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय तक खड़े होकर काम करते हैं, जैसे मॉल में कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें 8-8, 10-10 घंटे काम करना होता है, 12-12 घंटे काम करते हैं खड़े होकर, ऐसे लोगों में संभावना ज़्यादा होती है वेरिकोज वेन होने की। इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल्स, उनको भी ड्यूरिंग डिलीवरी वेरिकोज वेन होने के चांसेस हो सकते हैं। या ऐसी स्थितियां जिसमें इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता हो, पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ता हो, उन स्थितियों में भी वेरिकोज वेन होने के चांसेस होता है। जैसे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, COPD है, उन स्थितियों में भी वेरिकोज वेन हो सकता है। जी, और अक्सर जो ओबेसिटी है, क्या इसके कारण भी, मोटापे के कारण भी वेरिकोज वेन की समस्या हो सकती है? बिल्कुल, मोटापे के कारण भी वेरिकोसिटी हो सकती है, और कई बार तो इनिशियली मोटापे के कारण ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि चर्बी जमाव के कारण दिखती नहीं है। पर लेटर ऑन जब ये आइडेंटिफाई होती है तो बड़ी लेट स्टेज में जब वीनस अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं, तब ये पता चलता है कि इनको, मरीज को वेरिकोज वेन्स है। जी, तो क्या इसका कुछ इलाज संभव है? जी हाँ, बिल्कुल इसका इलाज संभव है। इसके प्राइमरी इलाज में ये
होता है कि मरीज को या तो क्रेप बैंडेज या प्रेशर बैंडेज लगाई जाती है या फिर स्टॉकिंग्स पहनना होता है। इसके अलावा जब भी मरीज आराम करेगा या रेस्ट सोएगा उस समय उसको अपने पैरों के नीचे 2 तकिए रखना होंगे ताकि उसका पैर थोड़ा सा ऊंचा रहे। ये इसके प्राइमरी ट्रीटमेंट में आता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम आए तो बहुत सारी हमारे पास तरीके उपलब्ध हैं जिनसे हम ऑपरेशन कर सकते हैं। पुराने समय में स्ट्रिपिंग एंड लाइगेशन किया जाता था जिसके अंदर पूरी की पूरी वेन्स को निकाल दिया जाता है जो फूली हुई है उनको। अब जो है नई टेक्निक्स जो आ गई हैं उनके अंदर लेजर सर्जरी से पूरी वेन्स को बर्न करके उसको फाइब्रोसिस के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा स्क्लेरोथेरेपी के द्वारा भी इस बीमारी का इलाज होता है। जी, तो यानी कि घबराने की बात नहीं है, इस बीमारी का भी इलाज संभव है। तो अगर कोई भी हमारे श्रोतागण जिन्हें ये समस्या है या वो इसका इलाज कराना चाहते हैं तो वो बिल्कुल करा सकते हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। सर, जैसा कि हमने आज बहुत सारी ये बीमारियों की चर्चा की जिनमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जैसे हर्निया, अपेंडिक्स, गॉल स्टोन वगैरह, तो इन सभी में एक जो कॉमन चीज है वो है पेट का दर्द। तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि इसके अलावा भी कई सारे लोगों को पेट दर्द एक आम समस्या के तौर पर बना रहता है, तो इसका क्या कारण है? पेट दर्द से क्यों कई लोग परेशान रहते हैं? पेट दर्द के मेडिकल कॉज बहुत सारे हैं मैडम, मेडिकल कारण, जिनमें मुख्यतः है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है या एमीबिक हो सकता है। इसमें इन तीनों स्थितियों में क्योंकि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस होती है तो इन तीनों स्थितियों में मरीज को दर्द तो होता ही है। ज़्यादातर समय उसे मरोड़े होकर दर्द उठना, बहुत तेज दर्द उठना, बार बार पतले दस्त के लिए जाना, कई बार दस्त के साथ में खून का आना, ये समस्याएं हो सकती हैं। तो ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस सबसे इम्पोर्टेंट या कॉमन कॉज है पेट दर्द के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें मुख्य कारण होता है हाइपर एसिडिटी, जिसके लिए हम बार बार देखते हैं कि बहुत सारे मरीज हाइपर एसिडिटी के कारण ही होती हैं। आजकल जो दिनचर्या है लोगों की, जिसमें लोगों के मन में स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस, आपसी रिश्तों का स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस लेके जो जीते हैं उसके कारण भी हाइपर एसिडिटी होती है। इसके अलावा खान पान संबंधी जो समस्या है उसके कारण भी हाइपर एसिडिटी होती है। तला हुआ भोजन, मसालेदार भोजन, अनियमित भोजन में अनियमितता, ये सब कारण हैं जिनके कारण हाइपर एसिडिटी होती है। हाइपर एसिडिटी में जो दर्द होता है वो पेट के ऊपरी हिस्से में होता है। इसमें बुरी संभावना बनी होती है कि पेट में छाले हो जाएं या ड्यूडेनम जो पेट का हिस्सा है उसमें भी छाले हो जाएं, जो कि बहुत ज्यादा तेज दर्द देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स, मैंने भी आपको बताया है, रीनल स्टोन्स या आंतों में सिकुड़न होना, इन सब कारणों से भी पेट में दर्द हो सकता है। तो एक सामान्य तौर पर तो यानी कि अगर एक सही दिनचर्या का पालन करेंगे तो इनमें से कई सारी समस्याओं से व्यक्ति बचा रह सकता है। तो दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर धकेता जी ने हमें बताया कि आप किस तरीके से इन सब समस्याओं से बचे रह सकते हैं अगर आप कुछ अच्छी दिनचर्या का पालन करेंगे, समय पर खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे और अपने सेहत का अच्छे से ध्यान रखेंगे। सर, जैसा कि अभी आपने छालों के बारे में भी कहा, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आंतों में भी छाले किस प्रकार, कहाँ पर होते हैं, और इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप थोड़ी सी जानकारी हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं को दें। अमृता जी, आंतों में छाले कहीं पर भी हो सकते हैं। आंत जो है, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी जगह छाले हो सकते हैं। और पेट में, जैसा मैंने बताया आपको, पेट में और ड्यूडेनम में जो छाले हैं वो हाइपर एसिडिटी के कारण होते हैं। इसके अलावा छोटी आंत में जो छाले हैं वो कॉमनली या तो टाइफाइड के कारण होते हैं, जो पहले जब एंटीबायोटिक का चलन नहीं था उस समय ज़्यादा केसेस हम लोगों के पास आते थे। अब थोड़ा कंपैरेटिवली कम आते हैं, पर फिर भी इस तरह के केस देखने में हम लोगों को आते हैं। ट्यूबरक्लोसिस भी एक कारण है जिसके कारण छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में छाले हो सकते हैं। परफोरेटेड अपेंडिक्स, अगर अपेंडिक्स फट जाए उसके बेस पर, तो उस कारण भी बड़ी आंत में छाले हो सकते हैं। इसके अलावा कैंसर अपने आप में एक बड़ा कारण है जो आंतों में छाले होते हैं और जो फट सकता है। तो आंतों के फटने से बड़ी समस्याएं होती हैं। ये एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है। इसके अंदर शुरुआत से ही मरीज बहुत सीवियर पेन के साथ आता है, अपने हाथ नहीं लगाने देता पेट को, उसको उल्टी होना, पेट फूलना, दस्त, पेशाब का रुकना, घबराहट होना, बहुत सारी समस्याएं एक साथ उसके साथ में हो जाती हैं। तो उसे तुरंत अस्पताल आना ही पड़ता है और इन सभी स्थितियों में इमरजेंसी ऑपरेशन ही इसका इलाज होता है। ये बड़ा ऑपरेशन होता है, इसमें मरीज की जान को भी खतरा होता है और कई बार आंत के हिस्से को निकालना पड़ता है और आंतों को जोड़ना भी पड़ता है। डिपेंड करता है कि किस कारण से छाला हुआ और फटा है, उसके अनुसार उसका इलाज ऑपरेशन के दौरान टेबल पर ही हम लोगों को लेना होता है।
तो और इसी से जुड़ा हुआ आंतों से ही कई सारे लोगों में ये भी सुनने में आता है कि आंतें उलझ गई या चिपक गई, तो ये क्या बीमारी होती है, इसके क्या लक्षण हैं? इसे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। और इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन या आंतों का उलझना, उसका बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार जो सिंपल कारण होते हैं वो एब्डोमिनल बैंड्स, पेरिटोनियल बैंड्स होते हैं, जिनके कारण उस बैंड के अराउंड आंतें उलझ जाती है। इसके अलावा मैकल्स डायवर्टिकुलम होता है, जिसके कारण भी आंतें उलझ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। कैंसर है, स्ट्रिक्चर, छोटी आंतों का, बड़ी आंतों का स्ट्रिक्चर है, उस कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। या अगर आंत एक दूसरे के अंदर फंस जाए, जिसे हम इंटरसेप्शन कहते हैं, उस कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इसके अलावा बड़ी आंत, जिसका सिग्मोइड एक हिस्सा होता है, अगर वो अपनी दूरी पर घूम जाता है, जिसे हम वॉल्वुलस कहते हैं, उस कारण भी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो इसका किस प्रकार से इलाज संभव है? अगर ये समस्या देखने को आ रही है मरीज को, तो उसे क्या करना चाहिए? इसमें मैडम सबसे पहले तो ये होता है कि मरीज को तो पता नहीं होता है, पर उसको जो सिम्टम्स होते हैं, जो तकलीफें होती है, वो लगभग ये मान के चलें कि सबसे पहले तो उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है और उसको दस्त और गैस पास होने में परेशानी होती है या रुक जाती है एकदम से कई बार। इसके अलावा जब पेट फूलता है तो उसको साथ में बहुत सारी चीज़ें, उल्टी होना, घबराहट होना, सांस की तकलीफ, ये सब चीज़ें भी शुरू हो जाती है। और ये एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है डेफिनेटली। अगर इस तरीके से किसी मरीज के साथ होती है तो वो सर्जिकल इमरजेंसी होती है और ऐसी स्थितियों में उसे तुरंत अस्पताल और सर्जन से संपर्क करना चाहिए और इन्वेस्टिगेट होकर प्रॉपर सर्जरी, जिस भी कारण से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, उसका इलाज होना चाहिए। बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपके माध्यम से हमारे रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं को मिल रही है सर। तो इसी में एक बात और मैं जानना चाहूँगी कि पेनक्रियाज के बारे में भी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताया जाए कि पेनक्रियाज पर भी सूजन आ जाती है, ऐसा सुनने में आता है, तो इसके क्या कारण है और इसका क्या इलाज है? पेनक्रियाज एक बहुत डिफिकल्ट ऑर्गन है शरीर का, ऑपरेट करने के लिए भी और ट्रीट करने के लिए भी। अगर इसमें सूजन आती है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर मुख्य कारण है या तो बिलियरी स्टोन, गॉल स्टोन और बिलियरी स्टोन, या फिर अल्कोहलिज्म। इसके अलावा पेनक्रियाज में की जो नली है, उसमें भी कई बार स्टोन हो जाते हैं, उस कारण भी पेनक्रियाटाइटिस होने की संभावना या सूजन होने की संभावनाएं बनती है। और भी इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण पेनक्रियाटाइटिस हो सकती है, जैसे वायरल इन्फेक्शन है, मम्स है, लॉन्ग टर्म अगर कोई ड्रग थेरेपी पे, स्टेरॉइड थेरेपी पे है, डायबिटिक पेशेंट्स को भी कॉमन है पेनक्रियाटाइटिस। तो इन सब मरीजों में पेनक्रियाटाइटिस हो सकती है। और ये भी जैसा आपने अभी इमरजेंसी सिचुएशंस की बात की, परफोरेटेड बाउल और ऑब्स्ट्रक्शन की, ये भी एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है। इसमें भी उसी तरह का बहुत तीव्र दर्द होता है, मरीज को असहनीय तीव्र दर्द होता है, जो कि पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में होता है और पीछे की तरफ भी जा सकता है। इसमें सेम सिम्टम्स होते हैं लगभग, वोमिटिंग, उल्टी होना, पेट का फूलना, दस्त का रुकना, गैस पास न होना, ये समस्याएं मरीज को आ सकती हैं और ज़्यादातर स्थितियों में मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाना आवश्यक होता है। जी, तो ये भी एक सर्जिकल इमरजेंसी है जैसा आपने बताया। तो सर, हमने जैसे बहुत सारी सर्जरीज की चर्चा करी, बीमारियों की जिनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हर्निया, अपेंडिक्स, गॉल स्टोन, वेरिकोज, और ये जो इमरजेंसी सर्जिकल इमरजेंसीज हैं इनकी भी। तो क्या इन सभी सर्जरीज के बाद मरीज़ पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं? ज़्यादातर सर्जरी, जैसे आपने अपेंडिक्स है, हर्निया है, फिशर, हेमोरॉइड्स के बारे में बात की, ये रूटीन सर्जरीज हैं, इनमें कोई इमरजेंसी नहीं होती है। प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके जब पेशेंट ऑपरेट होते हैं, लगभग सभी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। पर सर्जिकल इमरजेंसीज में, जैसा आपने जिक्र किया, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का या आंतों का उलझना या फिर आंतों का फटना या पेनक्रियाज संबंधित जो पेनक्रियाटाइटिस की बात हुई हमारी, इन स्थितियों में सबसे अहम चीज़ होती है कि मरीज का सही समय पे अस्पताल और डॉक्टर के पास पहुंचना। अगर वो जितना डिले कर देंगे पहुंचने में, उतने कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों बढ़ जाती है और निश्चित तौर पर जान के खतरे बढ़ जाते हैं अगर मरीज समय पर नहीं पहुंचता। जी, यानी कि समय पर इलाज कराना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर धकेता जी ने बताया, कई सारी सर्जरियों के बाद मरीज़ ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें मरीज़ को तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, तुरंत ही हॉस्पिटल जाएं और अपना इलाज करवाएं। बिल्कुल भी अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करने का ना सोचें। सर, बहुत ही अच्छी जानकारियाँ आज आपके द्वारा हमारे रेडियो दस्तक
90.8 FM के श्रोताओं को दी जा रही हैं। सर, आपने जैसा कि बीमारियों के साथ साथ उनमें किस तरह की सर्जरीज होती हैं ये भी आपने बताया, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अब तो आधुनिक चिकित्सा जगत में बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है, तो जो पहले की पुरानी चिकित्सा पद्धति है और अभी आधुनिक चिकित्सा है, तो इन सब बीमारियों के चिकित्सा में क्या अंतर आप महसूस करते हैं? अब हर चीज़ के खतरे कम हुए हैं मैडम। सर्जरी एक टीम वर्क, इस टीम वर्क में टीम में वार्ड बॉय से लेके नर्सिंग स्टाफ, एनेस्थेटिस्ट और सबसे आखिरी कड़ी होती है सर्जन। तो इन सभी का उपलब्ध होना और सभी का प्रॉपरली ट्रेंड होना अति आवश्यक होता है। एनेस्थीसिया में अब पहले के कंपैरिजन में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और मरीज अब सेफली एनेस्थीसिया से बाहर आते हैं। मिनिमम पेन होता है, दर्द, सबसे बड़ी चिंता मरीज की दर्द होती है। पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिया एनेस्थीसिस्ट बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। इसके अलावा अगर सर्जिकल एस्पेक्ट देखें हम तो डेफिनेटली सर्जरी में पहले में अभी में बहुत अंतर आया है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन ज़्यादा बढ़ गया है। लेज़र सर्जरीज, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सिस्टोस्कोपिक सर्जरीज अब शुरू हो गई हैं और हो सकता है आने वाले समय में हम उज्जैन शहर में रोबोटिक सर्जरी भी करें। तो बहुत ही अच्छी जानकारियाँ आज हमारे सभी श्रोताओं को मिली सर। तो अंत में हम यही चाहेंगे कि आप रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से हमारे जो उज्जैन की जनता है, हमारे जो श्रोतागण हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। ज़्यादातर बीमारियां लाइफस्टाइल रिलेटेड होती हैं। किसी भी चीज़ की अति सर्वत्र वर्जित, ऐसा कहा गया है। तो आप किसी भी चीज़ की अति ना करें, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी ना करें, बिल्कुल भी निढाल ना बैठें, बहुत ज़्यादा भी भोजन ना लें। भोजन में भी हर चीज़ का संतुलन आवश्यक है। उसमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ों की आवश्यकता है शरीर को, वो निश्चित मात्रा में लें। किसी भी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़ाएं स्वाद के कारण सिर्फ। और रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर वॉकिंग, ये बहुत ज़रूरी है कि आप डेली करें ताकि आप स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में आप आए, अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी श्रोताओं तक पहुंचाई, इसके लिए पुनः आपका एक बार धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट और सर्जन डॉक्टर श्याम कुमार धकेता जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी उन सभी बीमारियों के बारे में जिनकी सर्जरी करना आवश्यक होता है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी जो आपकी सेहत के लिए जरूर लाभप्रद सिद्ध होंगी। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत की अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे किसी अन्य विषय विशेषज्ञ के साथ, आपकी सेहत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। अब दीजिए हमें जाने की इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।